बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? बायो में तुम एटम बोलोगे, सेल से, है ना। बॉडी इज अ मेटअप ऑफ सेल, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मैं वही चैप क्लास ले रही थी, वही से शुरू करते हैं बायो। यूजुअली ना बायो बहुत बोरिंग हो जाता है ना हमारे लिए, तो बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और काफ़ी करियर ऑप्शन भी उसमें आ जाते हैं, राइट। कोई है यहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर बनना हो जिससे? कोई नहीं है? अरे बन जाओ यार, किसी को भी नहीं इंटरेस्ट है? ठीक है, कोई बात नहीं, बट आ जाएगा धीरे धीरे, होपफुली आज से 3-4 क्लास बाद जब मैं पढ़ा दूँ। तुम्हारे सीनियर्स कौन कौन थे मुझसे पढ़े हुए हैं? कोई एसपीएस से है यहाँ पे? नहीं। चलो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है हमारे टॉपिक का? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो कौन सी प्रोसेसेस हमारी लाइफ को कैरी ऑन रखने में हेल्प करती हैं, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं? रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो हम बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन कौन? प्लांट और एनिमल, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा है ना। अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, और तो बहुत सारे होते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनका भी हमें कुछ कुछ देखना है, जैसे उनका प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, होलोजोइक मूवमेंट, वो खाना कैसे खाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी अपना खाना खुद बना रहे हैं जैसे हम बनाते हैं, जैसे हमारी मम्मी बना के देती है, ऐसा तो नहीं करते ना वो, तो उनका भी हमें देखना है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली इधर हम देखेंगे 3 चीज़ों को कवर करेंगे। एक होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? और मल्टी सेल्युलर से? 2 या 2 से ज़्यादा? 2 या 2 से ज़्यादा? ह्यूमन एक सेल से बना है क्या? मैनी सेल्स, विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में भी हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारी जो पूरी यूनिट है ना, उसमें भी यही पढ़ना है, क्या कि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उसमें कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होंगी। तो पहली लाइफ प्रोसेस जो हमारी बुक में दी है वो कौन सी है? डाइजेशन, न्यूट्रिशन या डाइजेशन, राइट, न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन कैसे लेता है हमारी बॉडी में? प्लांट्स की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, और ह्यूमन की बात करें तो वो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस होती है ना। तो इसमें हमें देखना है। फिर हम आते हैं रेस्पायरेशन में। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? स्टोमेटा के थ्रू, राइट। और जो ह्यूमन्स हैं उनमें लंग्स के थ्रू, रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, या ट्रांसपोर्टेशन, या ब्लड के बारे में, राइट, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ब्लड से आप क्या समझते हैं? ब्लड का क्या क्या काम होता है? मतलब ऑक्सीजन को दूसरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करना, ठीक है, और न्यूट्रिशन भी पास करना दूसरे, ठीक है, मतलब ब्लड का काम न्यूट्रिशन को कैरी आउट करने में भी होगा और ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा, ठीक है। चलो अब अपना शुरू करते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले नोट्स बनवाते जाऊँ इफ़ यू वांट मी। तो लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। तो द प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लिखना, that helps in carrying out the process of life। लिखवाऊं क्या? खुद लिखूं या स्पीक आउट करते जाऊं? दोनों कर लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस
अच्छा बाय द वे, आप लोगों को मेरा नाम पता है? हाँ, सो आई एम डॉक्टर श्रेया एंड आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी, ओके, फॉर रेस्ट ऑफ योर ईयर। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। और मैं यहाँ होती हूँ शाम में 3 बजे से 6 बजे तक, तो बायो में बोर मत होना। कोई भी डाउट हो तो जस्ट आस्क, वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट? तो दीज आर द प्रोसेसेस that helps in मेरी राइटिंग ज़्यादा बुरी तो नहीं है? तुम लोग इतने चुप चुप क्यों? वीडियो बन रहा है। हाँ, वीडियो बन रहा है शायद इसलिए। अच्छा, प्रोसेस ऑफ लिविंग। अगर वीडियो नहीं बन रहा होता तुम लोग मस्ती कर रहे होते क्या? तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन। दूसरी क्या होगी? तीसरी? ओके, देन यस, वो तो न्यूट्रिशन में आ जाएगा ना, डाइजेशन। न्यूट्रिशन हमें खाना खा के ही मिलता है, ऑब्वियस बात है। अगर हम खाना खाना छोड़ दें तो हम क्या हो जाएं? मैलनरिश्ड। तो मतलब बेसिकली हमारा जो डाइजेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? न्यूट्रिशन पे, राइट? ये मैंने एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला था, सॉरी। हाँ, सो बेसिकली डिफाइन न्यूट्रिशन। कौन डिफाइन करेगा? डिफाइन न्यूट्रिशन। मैंने इसमें नोट्स बनाया, सॉरी मैं अपनी कॉपी नहीं लाई हूँ आज। डिफाइन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म utilizes the energy और फूड। ठीक है, तो लिखिए डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस by which an organism takes food and utilizes it। मतलब देखिए, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स हैं, क्या है? कार्बोहाइड्रेट नाम सुना है? फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये बेसिकली हमारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमें, न्यूट्रिशन हमें कहाँ मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। समझ में आया? एक कंपोनेंट है या एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। इससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। कोई डाउट समझ इसमें, इसको समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही? तो मैंने बोला न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू अस बाय न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, उन न्यूट्रिएंट्स में भी वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ये क्या है? हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, कोई डाउट? एक और चीज़ है जिसको हमने क्या बोला? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। क्या? कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो, माइक्रो समझ में आया? माइक्रो मतलब विच इज़
नीडेड इन लेस अमाउंट, ठीक है, उनको हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स। ओके, तो दीज आर नीडेड इन लेस अमाउंट। आया समझ में? तो किस किस को ये चीज़ अभी तक समझ में आई? तो मैं अगर पूछूं कि डिफाइन न्यूट्रिशन, तो कौन डिफाइन करेगा? एनीवन? तुम बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है बिना देखे? प्रोसेस खाना खाने और उसको यूटिलाइज करने की, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन है वो हमें किन एलिमेंट से मिलता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स मैंने नोट्स बनवाए, समझ में आ रहा है पूरा फ्लो चार्ट? तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स, एक मैंने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जो हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए हमें, दैट आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट, तो उनको हमने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और जो कम अमाउंट में चाहिए उनको हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। आया समझ में? अब हम आते हैं कि जो न्यूट्रिशन का है इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं या दो मोड्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला मैंने? मोड, हेडिंग डालो नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, किसी को डाउट है इस चीज में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? अब जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है? प्लांट्स, बेसिकली ये किसमें देखने मिलता है हमें? प्लांट्स में। इट इज सीन इन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है? तो लिखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism prepares its own food ओके। जैसे कि किस किस में मिलता है ये हमें? प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे में, राइट? तो किस किस में मिलेगा ये हमें? प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे में। तो इट इज सीन इन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गे, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो ये किस में देखने मिलेगा हमें? ह्यूमंस में, ठीक है। इट इज सीन इन द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे नहीं लिखते ना, डेफिनेशन हमें थोड़ा साइंस में लेंथी लिखनी पड़ती है, तब हमारे मार्क्स फुल होते हैं, फुल मार्क्स, राइट? तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन द ऑर्गेनिजम्स which are dependent on other organisms for their food, right? इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ह्यूमंस, अमीबा भी तो हेटेरोट्रॉपिक है ना। तो लिखिए इसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासाइटिक। क्या बोला मैंने? होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। यानी कि ऑब्वियस बात है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर, लिखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म which are dependent on
other organisms for their food. ठीक है, इसके बेसिकली होते हैं थ्री टाइप्स। नंबर 1 होलोजोइक, ये याद करते जाना, ठीक है। अब यही फाइनल है अपना, इसके बाद डायरेक्ट टेस्ट होगा अब, तो ये पढ़ते जाना। होलोजोइक, दूसरा क्या बोला मैंने, सैप्रोफाइटिक, अरे जगह नहीं है, और तीसरा मैंने क्या बोला, पैरासाइटिक। पैरासाइट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल, ऑब्वियस बात है, वो अपना काम है, खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि जुए होते हैं, लाइस, टेपवर्म, लाइस। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स और इंटरनल पैरासाइट्स। साइंस इज बेसिकली जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, राइट, लेकिन हम उतना ऑब्जर्व नहीं करते। तो साइंस स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल चीज़ है, दिस फैन इज रोटेटिंग, राइट, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं, हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, हम वॉकिंग, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो टाइप्स के अंदर भी सब टाइप्स होते हैं इसमें, तो हमें वो समझते चलना है, साइंस ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे टाइप्स, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। इसको अपन पढ़ेंगे अभी आगे। अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली, अब इसके बारे में हम लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिसको कैरी आउट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो लिखिए, नोट्स बनवा दे रही हूँ, है ना, मैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है नोट्स बनवाने में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। The organisms which carry out, ये विच का साइन है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कैरी आउट प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिज्म या ऑटोट्रॉफिक। अब इस वर्ड से क्या समझते हैं हम, ऑटो मतलब सेल्फ, राइट, ट्रॉफिक मतलब प्रिपरेशन या ट्रॉफिक लेवल भी होते हैं, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटो सेल्फ जो अपना न्यूट्रिशन गैदर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। आर नोन एज क्या, ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स क्या है हमारे आसपास बताइए। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे पता है क्या होते हैं, हाँ नहीं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं प्लांट के, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे, प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, ठीक है। क्या करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स एनर्जी। तो लिखिए, ऑटोट्रॉफ्स यूजेस सिंपल इनऑर्गेनिक
compounds and convert it into complex energies. Nice. Convert it into complex energies or complex energy molecules known as carbohydrates. किस में चेंज कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इसको ये यूटिलाइज करेगा. ये क्या है हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या है ये? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इसको ये चेंज करेगा किसमें? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. तो बेसिकली इनका काम क्या है? यही कि ये क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल. हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? जो जिम वगैरह करते हैं उनको यही बोलते हैं भाई कार्ब्स मत खाओ, कार्ब्स मत खाओ. सुना ही होगा, कोई किसी के पेरेंट्स जिम जाते होंगे या भाई बहन कोई जिम जाता होगा तो यही बोलते हैं कार्ब्स मत लो, कार्ब्स मत लो. तो बेसिकली कार्ब्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और बेसिकली ये क्या होते हैं? शुगर कंपाउंड्स. ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट्स. आए समझ में? तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम आते हैं सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. किस पे आते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, राइट? किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से. तो हमें वो पढ़ना है अभी उसकी. अब फोटोसिंथेसिस जो है ना बेसिकली, तो उसको हमें उसकी सबसे पहले हमें याद करनी है क्या? डेफिनेशन. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फिर हमें पढ़ना है कि उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं. तीसरी चीज़ कि उसकी साइट क्या है. कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो हमें उसको पार्ट्स में बांट लेना चाहिए, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है. अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन टू रिमेंबर इट, राइट? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उसको पार्ट्स में बांट लेना है. अब मैंने बोला कि हम अब पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स में, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना अभी हमें. अभी हमने ये पढ़ लिया यहाँ तक. अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? कुछ टॉपिक छूट तो नहीं रहा है मेरा यहाँ पे? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं. फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस से क्या समझते हो बताओ? किसको पता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस? खाना बनाते हैं. हाँ ठीक है, वेरी गुड. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कैसे? प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल आउट करते हैं. वेरी गुड, ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या हो गई? केमिकल प्रोसेस हो गई. इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस तो है नहीं. फिजिकल प्रोसेस तब होती जब प्लांट खुद जाता और बोलता कि अरे यार ये फोटोसिंथेसिस करना है मुझे, मगर उसके पास तो खुद गैसेस आ रही है ना. तो हमने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड. ठीक है, और इसमें क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ठीक है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. लिखते हैं फोटोसिंथेसिस. मैं लिख दूं ना यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस, it is the process by which plants prepare
their own food, right? ठीक है, अब होता क्या है कि जो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट को क्या मिलता है? ग्रीन कलर, राइट? तो जो ग्रीन पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट की? लीव में और स्टेम्स में, है ना? लीव और मतलब फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि लीव में ही अकेला होगा, स्टेम में भी होता है, लेकिन वो कुछ कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है? तो लीव्स में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि उसके ऊपर अपर सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, राइट? है ना? एबैक्सियल, एडेक्सियल, ये तुम लोग को आगे पढ़ोगे थोड़ा। हाँ, अपर एपिडर्मिस इट इज़ प्रेजेंट। और वहाँ पे क्या होगा? अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिविटी 6.1, ठीक है? इसमें इनने क्या बताया है कि ये हमारे पास लीफ है और हमने यहाँ पे स्टार्च टेस्ट किया है। स्टार्च इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो बन रहा है। तो यहाँ पे इनने क्या किया? आयोडीन सॉल्यूशन लिया है। अब आयोडीन सॉल्यूशन लिया है तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट में क्या है? क्लोरोफिल कंटेंट है, राइट? इसके लिए ये एक्टिविटी कराई है। तुम लोगों ने करी थी क्या? तुमने नहीं करी? क्या करा था? खड़े होकर बताओ क्या करा था इस एक्टिविटी में? उसमें हम लोग पेड़ में वो कुछ लगा देते हैं, हाँ, जिससे फिर वो हीट नहीं आती है, मतलब वो सनलाइट नहीं आती है, हाँ, तो फिर वो वाटर रिलीज करने लग जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम समझते हैं। फोटोसिंथेसिस लिख ली? हाँ, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें सनलाइट यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सनलाइट आ रही है उसके इफेक्ट के कारण जो हमारा CO2 और H2O जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहा है उसकी हेल्प से कुछ प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और उससे हमारे क्या बन जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, और वहाँ से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमारी बुक में एक इक्वेशन दी हुई है, CO2 प्लस H2O, उसको बैलेंस करेंगे 6 CO2 प्लस 6 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, राइट? तो वो हमारे पास क्या बन रहा है? C6H12O6 विच इज़ व्हाट? ग्लूकोज, और क्या लिबरेट हो रहा है वहाँ से? ऑक्सीजन। बैलेंस करते आती है इक्वेशन? चलो कौन करेगा? कर दोगे? चलो करो 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 करो। सी ये वाली इक्वेशन बिना देखे बैलेंस करो। मैम ये लिख रहा होगा तो बैलेंस करते। हाँ, बैलेंस पे इसमें क्या करना है? अरे उसको नहीं, बिना देखे, मतलब ओनली टेक CO2 एंड H2O और ये इक्वेशन लिखो और 6O2 लिखना, उसको फिर बैलेंस करो अपने हिसाब से। समझ में आया? नहीं आया? मैंने क्या करने बोला? जब हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा।
हुआ क्या? हाँ, चलिए, हुआ? बिना देखे किया? नहीं, देखे किया? बैलेंसिंग नहीं सीखी? सीखी है? चलिए, अब मैं बताती हूँ बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में। हो गया? नहीं। ठीक है, पढ़ लेंगे हम ये बैलेंसिंग। अभी इसमें देखते हैं। तो मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, राइट। इसमें सबसे पहले मैंने बोला इट इज़ अ फोटोकेमिकल प्रोसेस। अभी मैंने बोला केमिकल प्रोसेस, उसमें एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, फोटोकेमिकल प्रोसेस। इट इज़ अ फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल मतलब फोटो केमिकल, समझिएगा। इट इज़ अ फोटोकेमिकल प्रोसेस मतलब इसमें क्या होता है, विदाउट सनलाइट ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगी। इसमें क्या होता है, जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इसमें सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सबसे पहली चीज़। और फिर मैंने बोला ये कहाँ होती है, तो इसकी साइट क्या है, इसकी साइट है मेन साइट। साइट्स तो मैंने बोला स्टेम भी होते हैं, लेकिन मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स, राइट। इसी की हेल्प से क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि लाइट के कारण जो सिंथेसिस हो रही है। ये वर्ड जो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था, तो प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट। सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या बनना, और फोटो मतलब लाइट। तो फोटोसिंथेसिस, हाँ, तो मैंने बोला कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो कैसे केमिकल एनर्जी, तो देखिएगा, ये हमारे पास में कुछ क्या थे, सिंपल कंपाउंड। जो भी मैंने बोला ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपल कंपाउंड्स थे, जिसको हमने बोला CO2 NH2। ये क्या हो गया, इसका रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल काम आ रहा है हमारे, तो हमने बोला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, दोनों रॉ मटेरियल एक तरीके से। अब हमने बोला यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सनलाइट, ओके। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, क्लोरोफिल। इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होगा। अब जैसा कि मैंने बोला, ये हमारे पास सनलाइट आई और ये हमारे पास में सिंपल कंपाउंड थे, तो हमारी क्या हुई, सोलर एनर्जी के कारण यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है
आया समझ में? और ये जो कंपाउंड बन रहा है ये एनर्जी कंपाउंड है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये फर्दर कौन यूटिलाइज करेगा? हमारा प्लांट। ठीक है, तो इसको ही हमने क्या बोला? इट इज़ द प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी को सॉरी केमिकल निकल गया, केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, चलिए समझ में आया? थैंक यू। आया समझ? केमिकल मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है। अब हमने बोला इसकी मेन साइट क्या है? लीव्स। लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, लीव्स में क्या होता है? हमारा एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे फोटोसिंथेसिस में कि इसके रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं। तो द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ओके, ये दीज आर द रॉ मटेरियल। ये सब समझ लिया आपने? लिखा? चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटीज़ जो इसमें हो रहे हैं या इवेंट्स, राइट। तो हमने बोला कि इवेंट्स जो इसमें हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, एनसीईआरटी में वो 3 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। एक को बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये सबने लिखा? हाँ, ये लिख दिया जो आपने बोला वो लिख दिया। क्या बोला मैंने? क्यों क्लोरोफिल क्या कर रहा है? बता रही हूँ अभी मैं लिखूंगी। इवेंट्स लिख लो तुम आराम से, कोई डाउट हो तो पूछना। रॉ मटेरियल में CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट एंड सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया। अब हम आते हैं इवेंट्स ऑफ या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पे। तो पहले क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ये हमारी बेसिकली क्या है? एक लीफ है। ठीक है, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस चीज़ में प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें बहुत सारी जगह पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सनलाइट आई इसके पास, तो हमने बोला फर्स्ट स्टेप जो हो रही है यहाँ पे, उसको हमने बोला क्या? एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी, वो किसने एब्जॉर्व करी? क्लोरोफिल ने। तो लिखिए अब सबसे पहला इवेंट या एक्टिविटी है इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड इवेंट है, अब क्या होगा, जो क्लोरोफिल है ना हमारा, वो क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड प्रोसेस है कन्वर्जन
चलिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड पॉइंट है जिसको हमने बोला रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन। अब ये जो हमने बोला रिडक्शन, ये बेसिकली क्या है, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी आई ना, उससे हमारा जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट में। तो उसको हमने थर्ड प्रोसेस बोला, जिसको हमने बोला रिडक्शन। अब इसको रिडक्शन क्यों बोला? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, आई होप आप लोगों ने वो समझा होगा, है ना। तो रिडक्शन मतलब उसमें हाँ, और किसका एडिशन, हाइड्रोजन का। किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी कंपोनेंट में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो इट इज़ नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में, यानी C6H12O6 में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, राइट। तो लिखिए रिडक्शन ऑफ, किसी को डाउट है क्या इस चीज़ में जो मैंने अभी बोला, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फोर्थ पॉइंट मैंने बोला कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, H2O जो होता है वो फर्दर किस में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम अभी जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखी थी ऑफ किसकी, फोटोसिंथेसिस, उसमें भी क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है उसकी, वाटर मॉलिक्यूल की। तो यहाँ क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, जो हमारी NCERT में नहीं मैंशनड है, लेकिन मैंने फिर भी वहाँ लिख दिया। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट बनना, यानी वो अगर हम इक्वेशन देखें ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमने बोला CO2 प्लस H2O will gives C6H12O6 प्लस O2 बेसिकली। ठीक है, अब मैंने बोला हाँ निकलता है H2O। अगर हम इसको 12 वैलेंसी कर देना, तब अगर हम 6 लेके चलें तो इट विल लीड टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन ओनली। ये फिर अपन इसको नहीं लेते, ये बाय प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन अभी हम जो मेन इक्वेशन की बात करेंगे जो NCERT में मेंशन्ड है, उसमें हमें यही मिलेगा। तो क्या होगा, इसको 6 कर दो, इधर 12 कर दो, है ना। 12 नहीं, 6 हो जाएगा, ये तो 6 ये आ गया, 6 12 ये आ गया, O6 आ गया प्लस O2, 6 O2 आ जाएंगे। और इधर पे हमें क्या नहीं भूलना, अगर हम फोटोसिंथेसिस लिख रहे हैं तो इतना कर लिया तो मेरे वही H2O में आ रहा था, हाँ ना। मैंने H2O में दिक्कत, तुमने 12 ले लिया होगा, 12 ले लिया होगा, इसको 6 ले लो, इसको 12 ले लो, तो H2O निकाल देना। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट ओनली, अपन को क्या निकालना है, ऑक्सीजन। पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें, जो एक बेसिक इक्वेशन होती है ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ये है। अगर अपन इसको ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं तो फिर अपन इसको क्या करेंगे, इधर पे हाँ इधर पे 12 कर देंगे H2O। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, जो अभी मैंने लिखा था कुछ देर पहले, वो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, तो 6 प्लस H2O निकल आएगा। लेकिन बेसिक जो इक्वेशन होती है ना, जो एक लेमैन को समझ में आती है, लेमैन समझते हो क्या होता है, हाँ, तो जो एक लेमैन को समझ में आती है वो ये इक्वेशन है कि जो अभी जो मैंने यहाँ लिखा इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें ये चीज़ें हो रही हैं। और क्या नहीं भूलना है इधर पे, सनलाइट और क्लोरोफिल। किस किस को ये समझ में आया, कोई डाउट? चलो खड़े हो। अच्छा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्लोरोफिल के लिए जो कंटेंट है वो हमें कहाँ मिलेगा, लीफ के किस पार्ट में? लोअर एपिडर्मिस में। कहाँ मिलेगा, लोअर एपिडर्मिस पे, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा पूरी लीफ में प्रेजेंट है ना, इसलिए मैंने तुम्हें अभी कुछ बोला नहीं था, जो तुमने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था ना, इसलिए उसको मैंने रोक के रखा था।
तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर, ज़्यादा होते तो पूरी लीफ में प्रेजेंट है, लेकिन मोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर लीफ, मतलब लोअर सरफेस पे। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। ऑब्वियस बात है, ये गैसेस आएंगी कहाँ से? कहाँ से आएंगी? H2 तो प्लांट में होगा, CO2 कहाँ से आएगी? तो स्टोमेटा की हेल्प से आएंगी। तो स्टोमेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम हमारी बुक में उसी के बारे में है, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी, ये समझ में आया किसी किसी को? मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ, इसमें कोई छूट तो नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स हो गए। अरे हाँ, अब तुम लिखो सिग्निफिकेंस, क्या? एक एक करके होते हैं ये सब स्टेप्स। हाँ, 1 by 1 ही होगा। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सनलाइट ही नहीं होगी, तब तक तो कन्वर्जन होगा ही नहीं, और जब तक ये कन्वर्जन ही नहीं होगा तब तक रिडक्शन होगा नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे हम क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा एक आइडियल आंसर रेडी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लाएगी हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला क्या आएगा? इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। सबसे पहली बात, प्लांट्स होंगे तभी ऑक्सीजन का बैलेंस हो पाएगा। तो लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। Photosynthesis is the main process by which organisms produce their food and therefore हाँ, किसके बाद? देयर ओन फूड एंड all other organisms are dependent on plants so they are the main producer मतलब प्रोडक्शन का काम किसका है? प्लांट्स का। और उसमें कौन हेल्प कर रहा है? हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दे आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन इकोसिस्टम। किसको समझ में नहीं आया जो मैंने अभी तक बोला? किसी को कोई डाउट? अब देखो, सीधी बात है, तीसरा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंस का, सिग्निफिकेंस का। अब सनलाइट जो है वो डायरेक्टली हम यूज़ तो कर नहीं सकते, तो वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? सोलर एनर्जी। एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ओनली मतलब ऑर्गेनिजम्स या ओनली थिंग दैट हेल्प्स अस इन गेटिंग द सोलर एनर्जी डायरेक्ट फ्रॉम द सन। ठीक है, क्योंकि हम तो यूटिलाइज कर नहीं पाते सोलर एनर्जी को, ज़्यादा कर पाते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। विटामिन डी किस किसको पता है सोलर सिस्टम से मिलता है, मतलब सोलर सिस्टम सनलाइट से मिलता है विटामिन डी, राइट? तो लेकिन वो ट्रेस अमाउंट में मिलता है, ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ठीक है, तो उसके बारे में लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे by which solar energy is provided to other living organisms.
आया समझ में? ठीक है, प्रोवाइडेड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स एटसेट्रा। समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब मैंने बोला कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले तो, ठीक है। एनसीईआरटी में जो 10th होती है उसमें सीबीएसई में क्वेश्चन आता है स्टोमेटा का डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। स्टोमेटा की डेफिनेशन, उसका फंक्शन, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्यों? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, तो फिर भी आना तो चाहिए, आगे की क्लास में तो काम आएगा। ये एक ऐसी बात होती है, आगे बायो लेंगे ही नहीं। अच्छा इफ ले लो तो चांस ही नहीं है। ये सही है, सो कॉन्फिडेंट। हाँ जी, तो देखिए इनको मैंने बोला कि दीज आर गार्ड सेल्स। क्या बोला? गार्ड सेल्स। ये दोनों क्या है? किडनी शेपेड जो दिख रहे हैं हमें, इनको हमने बोला गार्ड सेल्स। इनके अंदर क्या होते हैं? हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है इसको हमने क्या बोला? ये जो दिख रहा है पूरा, इसको हमने बोला स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को डिफाइन करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा, हेडिंग डालिए स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present on the epidermis of leaf or stem through which exchange of gases एंड एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन अकर्स, ठीक है। यानी कि जो CO2 और H2O हमारे लीव्स में या क्लोरोफिल को प्रोवाइड हो रहा है, वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? हमारे स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो लिख लीजिए, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज CO2 एंड O2। और दूसरा क्या? ट्रांसपिरेशन, जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? वाटर का एक्सचेंज होता है, या जो वाटर हमारे प्लांट में प्रेजेंट है वो कहाँ चला जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। गार्ड सेल के बारे में लिखिए। गार्ड सेल जो हमने यहाँ लोकेट यहाँ करे हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल का क्या फंक्शन है? तो गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। यानी कि जब गैसेस को अंदर जाना होगा ना, तो ये गार्ड सेल्स खुल जाएंगे और इस पोर को बड़ा कर देंगे, और जब नहीं चाहिए होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ
स्टोमेटल पोर, आए समझ में? नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओ भैया एमसीक्यू आएंगे, क्वेश्चन आ गया, गार्ड सेल लोकेट करो, तो कैसे करोगे तुम? पूरा लिखा हुआ है। हाँ एमसीक्यू आएंगे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में आएंगे। अरे तो एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे तो आते हैं, डायग्रामेटिक एमसीक्यू नहीं आ सकते क्या? लोकेट कर देंगे, ये बता दो, डायग्राम पढ़ के जाएंगे तो बनाना नहीं आता। तो भाई याद तो करके जाओगे, जब तक बनाओगे नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगी? हम देख के। अच्छा ठीक है, तुमने ये पढ़ लिया, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ और बिना देखे उसको लोकेट करो। हम बनाना आता ही नहीं है। अरे तो ठीक है, मैं बना के देती हूँ, तुम लेबल कर लोगे? मैं भी अच्छे से याद नहीं। देखो ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। वही तो कह रहा हूं, पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? अदर ऑर्गेनिजम्स पे। तो लिखिए सबसे पहले, नोट्स भी बनाओगे या फिर वो एमसीक्यू के कारण नोट्स भी नहीं बनाओगे? है पहले किया हुआ है। अच्छा तो मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक पर वो कौन सा करना है स्टार्ट, अगर तुम्हारे पास ये है तो? हाँ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो तो हट चुका है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हट चुका है। पढ़ चुकी हो? हट चुका है, नहीं आएगा। हट चुका है, तो मुझे प्लीज़ न्यू सिलेबस शेयर करना। ठीक है, तो हमने बोला वेरियस मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, अभी अभी पढ़ा था हमने। होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, राइट? होलोजोइक क्या होता है? डिफाइन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन का टाइप हमें किस में देखने मिलता है? अमीबा में, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। यानी कि इसमें जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन या डाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड द सेल बॉडी, उसको अपन बोलते हैं होलोजोइक। और एक इसमें भी देखने मिलता है ह्यूमंस में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी, और वहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो लिखिए होलोजोइक के बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन in this the process of digestion takes place inside the body. वो क्या लिखा है ऑफ क्यों है? डाइजेशन, वो सॉरी, इनसाइड द बॉडी। इसके एग्जाम्पल अपन ने ले लिया क्या? अमीबा। अमीबा में भी ऐसे ही होता है ना? क्या करता है अमीबा? ये हमारी बुक में डायग्राम बना है, देखो फिगर नंबर 6.5 क्या दिख रहा है उसमें हमें? स्यूडोपोडिया के थ्रू कैप्चर कर रहा है और फिर वो कहाँ जा रहा है? उसके अंदर, और बॉडी में क्या हो रहा है? डाइजेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और डाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी? आफ्टर इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब
किस में देखने मिलता है ये हमें? देखो बेसिकली होता क्या है, जो इसमें क्या होता है, बॉडी में आने के पहले इनके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो जाते हैं, किसमें? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स में। और फिर ये अपनी जब वो डिकम्पोज हो जाता है ना, उसके बाद ये खाते हैं। कौन? सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब समझ में आया? तो डिकम्पोजर्स में देखने मिलते हैं। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब समझ में आया अच्छे से? तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिखे तो क्या होगी सैप्रोफाइटिक की? बताइए, लिखिए। इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड, मतलब बाहर ही सिक्रीट कर देंगे, ठीक है। नाउ द ऑर्गेनिज्म विल इंजेस्ट, यानी खाएंगे कौन सा? द डिकम्पोज्ड या द पार्ट विच इज डाइजेस्टेड आउटसाइड, ठीक है। किस किस को ये समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बोला? नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। हाँ, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, organisms are dependent on host। host में लिखना on which they live on। हाँ, फॉर देयर न्यूट्रिशन। समझ में आया? हाँ, नहीं आया समझ? आया? पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये पैरासाइट अंदर भी होते हैं बॉडी के और बाहर भी होते हैं। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपन ने बोला या तो एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा, तो द एक्सटर्नली और इंटरनली। जो एक्सटर्नली पैरासाइटिक प्रेजेंट होगा ना, उसको अपन बोलते हैं क्या? उसके एग्जाम्पल में क्या आता है? लाइस, क्या? मस्कीटो। मस्कीटो इज नॉट अ पैरासाइट। लाइस। और इंटरनली में कौन आ जाएगा? टेपवर्म, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? तो दिस वॉज अबाउट आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है अबाउट ह्यूमन डाइजेशन। तो मैंने पहले बताया कि ह्यूमन डाइजेशन जो है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हमने बोला होलोजोइक। उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हमने उसको बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन से ही मिलके क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। सबको पता है ना ये बेसिक चीज़? चलो मैं फिर भी कौन बताएगा? टिश्यू किससे बनता है? बिल्कुल मैं रब कर दूँ, ये हो गया सबका। हाँ, टिश्यू किस चीज़ से मिलके बना होता है? ठीक है। और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ठीक है। यानी कि अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना होगा। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं? हाँ 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 हाँ। और लार्ज इंटेस्टाइन और हाँ हाँ टिश्यू सेल ऑर्गन। पूरी बायो है ना इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है ये जो है ना। हाँ, वेरी गुड। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं हमारी बॉडी।
सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं हमारी बॉडी, राइट। किसी कोई डाउट इस चीज़ में? अब हम आते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है इन ह्यूमन बीइंग, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, माउथ, राइट। सबसे पहले क्या आता है हमारा माउथ। उसमें हम अपने किसके बारे में बात करते हैं, हाँ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इट इज डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम इसे पढ़ लेंगे। तो हमने सबसे पहले बोला कि कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। राइट, ये अगर हम बात करें तो ये स्टमक तक मैंने बना दिया। ये जो सबसे ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी और ओरल कैविटी। फिर इसको हम बोलते हैं जो फूड पाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक के बाद हमारा क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ। अच्छा बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, क्यों? क्या? कॉइल्ड रहता है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड, मतलब ये जो है ना ऐसा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा एम्बेडेड स्ट्रक्चर रहता है, ओके। अब जो मैंने बनाया मुझे नहीं समझ में आ रहा कॉइलिंग कहाँ से होगी। हाँ, तो मैंने बोला ये, इसको बोला अंदर जो भी है स्ट्रक्चर, इसको बोला क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रफ डायग्राम है, अगली क्लास में अच्छे से बनाऊंगी, नहीं तो तुम लोग मुझे जज कर लो कैसी डॉक्टर है ऐसा डायग्राम बनाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली देखिए ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, जिसको हमने बोला क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और ईसोफेगस। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें इसके अंदर के क्या पढ़ने हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, और क्या पढ़ना है इसके अंदर के, प्रोसेस, कि कैसे प्रोसेस ऑफ चूइंग होती है, और क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है बेसिकली, स्टार्च या कॉम्प्लेक्स। अब जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल खाना खाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स खाते हैं और सिंपल बनाते हैं। किस किस को ये समझ में आया? आया? यानी कि अगर हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसकी एनर्जी अपनी बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। समझ में आया? और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, आया समझ? तो दिस वाज द ओनली थिंग जो हमें याद रखनी है पूरे न्यूट्रिशन चैप्टर में। आया समझ? तो हमें खाना कहाँ से मिलता है बेसिकली देखा जाए तो, प्लांट से, ऑटोट्रॉफ से हमें खाना मिलता है। अब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं भाई वो भी तो किसी ना किसी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को ही खाते हैं, है ना। तो हमें खाना बेसिकली कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो हमारे पास में क्या आती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वो फर्दर किस चीज़ में धीरे धीरे लाइसिस होता है उसका, मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होते हैं। सबसे पहले कहाँ ब्रेक डाउन होते हैं, वो हमारे माउथ में, ठीक है, सलाइवा में। सलाइवरी अमाइलेज होता है। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब वो क्या करता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, स्टार्च को ब्रेक, सब तो पता है तुम लोगों को, स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। फिर आता है कहाँ पे, हमारे ईसोफेगस तो फूड पाइप है, हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, उससे वो नीचे गया कहाँ तक, स्टमक पे। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टमक में क्या हुआ, बहुत HCl
और पेप्सिन एंजाइम वहाँ मिले उसको, है ना, उसको वहाँ पे सारे एंजाइम्स मिल गए। उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स मतलब हाँ, एंजाइम्स आर द टाइनी मॉलिक्यूल्स जो कि क्या हेल्प कराते हैं हमारी बॉडी में, किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट कराने में एंजाइम्स का काम ये होता है, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फास्टन अप करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेलरेट करते हैं। समझ में आया ये वर्ड मैंने जो भी बोला, हाँ। तो ये फिर कहाँ गया वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसका पूरा ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। वही बात है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर सिंपल में होगी तो उसमें से कुछ चीज़ें भी निकलेंगी, बाय प्रोडक्ट्स, तो फिर वो कहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे, हमारी बॉडी में। यानी कि एब्जॉर्प्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी वहीं होगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी वहीं होगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आ जाता है हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। वहाँ पे कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो पानी हमने खाने के थ्रू अंदर जा रहा है, तो फिर वो वहाँ से फर्दर क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ले जाके वो कहाँ चला जाएगा, हमारे रेक्टम में। रेक्टम के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, डेफिकेट हो जाएगा। समझ में आया, किस किस को समझ में आया ये चीज़ जो मैंने अभी सब समझाया, अच्छे समझ में आया ना, कोई डाउट। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो रॉ मटेरियल ज़्यादा खाते थे, कुक्ड फूड नहीं खाते थे। दे यूज टू ईट रॉ मटेरियल, है ना, कुछ भी, जैसे जो सेल्यूलोज जो होता है वो ज़्यादा खाते थे, और सेल्यूलोज इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। तो उसको डाइजेशन प्रोसेस को और प्रोलॉन्ग करने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन हुआ करता है बेसिकली, अपेंडिक्स, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अभी के समय में इट इज़ वेस्टिजियल, बिकॉज कि हम क्या हो गए, इवॉल्व हो गए। पहले जब हम आदि मानव थे, है ना, प्रिमिटिव जब हम ह्यूमन थे, तब उस ऑर्गन का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डाइजेशन के प्रोसेस होते थे, है ना। एब्जॉर्प्शन तो नहीं, डाइजेशन का प्रोसेस होता था, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स कलेक्टेड रहते थे। अब क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, इसीलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन, ठीक है। लेकिन पहले इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया, तो अपेंडिक्स का काम समझ में आ गया सबको। और कोई क्वेश्चन? तो अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। नाउ अगर अभी भी हम वही खा रहे होते अनकुक्ड फूड जो कि हमारे पूर्वज खाया करते थे, तो फिर अपेंडिक्स हमारी भी बड़ी होती, ठीक है। कई लोगों को ना अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। कई लोग बोलते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन है हमारा, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारी बॉडी में। जैसे कि कुछ लोगों में हमारी पहले टेल हुआ करती थी, प्रिमिटिव ह्यूमंस जो थे, प्रिमिटिव मतलब पहले वाले जो ह्यूमंस थे, हम तो इवॉल्व हुए ना धीरे धीरे। तो ऐसा था, जब हमारे पास फायर नहीं थी, जब हमारे पास में कुक्ड फूड नहीं था, तब हमारे पास अपेंडिक्स का काम हुआ करता था। अब नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं। समझ में आया? तो अगली क्लास में हम लेंगे अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, तो हम 10 मिनट में तो इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दे दिया है, और ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो पूछिए।